तो इसमें देखो क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कमीशन का क्या है पहले बताओ, इसका मतलब क्या है, जैसे तुमसे पूछे तो कोई भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख सकते हो बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही है तुम्हारा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर मेरे में 11 में दिया हुआ है, तुम लोगों को पता नहीं किस में दिया, देख सकते हो बुक और है तो सामने। तो देखो लॉ ऑफ, हम लोग ये समझ लिए कंपाउंड कहाँ सीखे होते, कंपाउंड बनते वक्त क्या होता है, एटम्स वगैरह दो या दो से अधिक एटम केमिकली कंबाइन होता है। तो हम समझ गए क्या केमिकली कंबाइन हो रहा, दो चीज को मिला रहे, हाइड्रोजन को मिलाए तो वाटर बन गया, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलाए तो अमोनिया बन गया, जो भी बना एटम्स पे डिपेंड करता है कि क्या बन रहा नहीं बन। बट जब वो बन रहा है तो आपस में कंबाइन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली जैसे मन हो रहा है वैसे कर ले रहा, उसको भी कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ रहा है। इन दो एटम जब कंबाइन कर रहा है तो रैंडमली रिएक्शन नहीं हो जा रहा है, ठीक है तो मिल गया ये बन गया, बट ये तो प्रोसेस हो गया, बट इस प्रोसेस के होने के दौरान कुछ लॉज है जिसको वो फॉलो करते हुए उस प्रोसेस को हो रहा है, वही लॉ हो गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो लॉ है, कुछ लॉज है, सबसे पहला है जो तुम लोग का 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है तुम लोग ही बताओ, कोई भी एक आदमी बताओ, मनीषा तुम बताओ क्या बोलता है ये लॉ। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये तो तुम बहुत सिंपल बोल दी, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलो क्या बोला जाए, सही है, बट सही है, चलो सही है, सही है। वैसे रिएक्शन टोटल मास हाँ बिल्कुल, रिएक्शन के टर्म्स में अगर बोले तो यही बोलेंगे कि रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट का टोटल मास इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन के बाद टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उसी चीज का मतलब बोलना चाहो तो बोल सकते, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मास को ना ही बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, जस्ट उसका मतलब प्रॉपर्टी वाला चेंज हो गया, बस मास और ग्राम में उतना ही रहेगा, पहले 20 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए थे तो उसका मास इतना रहेगा, रिजल्टेंट तुम्हारा वाटर भी उतना ही बनने वाला। ये ऑब्वियस है, तुम लोग जानते भी हो, कुछ ज्यादा ऐसे बताने को है नहीं, ठीक है, ज्यादा बताने को इसमें है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, बोलो तुम लोग जैसा बोलोगे, लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the total mass of reactants is always equal to the total mass of products during a chemical reaction, या स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, जितना इनिशियली लिए रहोगे फाइनली उतना ही बनने वाला है। तो यहाँ ध्यान से देख लो एक बार, प्लस ये एरो, फिर यहाँ पे हम इक्वल टू लिखते हैं, वाटर बना, ठीक है। बैलेंसिंग वगैरह तुम लोग को आता होगा, तो बैलेंसिंग को हम अलग से होपफुली अब नहीं पढ़ाएंगे, इसको बैलेंसिंग को बैलेंस करो तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, करो क्विकली सब लोग। 2H2 plus O2 equal to H2। बिल्कुल सर, ये बैलेंस हो गया। ध्यान देना यहाँ पे, जस्ट इस लॉ को इलस्ट्रेट कर रहे हैं, मान लो हाइड्रोजन हम ले लिए 10 ग्राम, हाइड्रोजन ले लिए 10 ग्राम, ऑक्सीजन ले लिए मान लो 40 ग्राम, वाटर कितना बनेगा बताना अंजलि इस लॉ के अकॉर्डिंग। बोलो वाटर कितना बनेगा, कोई भी बोलो वाटर कितना बनेगा, 50 बनेगा, इसलिए हम इसको इलस्ट्रेट किए। अब इसके लिए तुम लोग को वो रिएक्शन का रेशियो वगैरह देखना पड़ेगा, ये रेशियो के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन के बाद कुछ बचा रह जाए जी, तो ये तुम नहीं सिंपली बोल सकते कि इतना लिए इतना बने, भाई उस रेशियो में नहीं लिया रहोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर प्रोपोर्शन में हालांकि हम पढ़ाएंगे रिएक्शन कैसे सॉल्व करते हैं मोल्स वगैरह, बट जैसे बता दिए ये 50 ग्राम नहीं होगा, तो फिर ये लॉ तो गलत हो गया। नहीं भी है, क्यों नहीं गलत हुआ, क्यों नहीं गलत हुआ बता दो। देखो गलत तो नहीं हुआ, वैसी बात होगा क्या समझो, तुम्हें स्टार्टिंग में कितना लिए थे 50, अगर मान लो ये 50 नहीं बना, अगर मान लो ये 50 ग्राम नहीं बना, 30 ग्राम बना, तो 20 ग्राम तुम्हारा फाइनली कुछ बचा भी तो हुआ है,
तो इनिशियल 50 इज इक्वल टू 30 ग्राम वाटर प्लस जो भी रेसिड्यूज को बोल दो या जो भी बोल दो जो बच जा रहा प्लस 20। वो 20 वाटर ने बट कुछ और है बचा हुआ रह गया तुम्हारे रिएक्शन के बाद बचा हुआ रह गया, तो वो भी तुम इसमें जोड़ोगे फिर चेक करोगे 50 आ रहा है कि नहीं। तुम ये नहीं बोल दो मतलब 50 लिए थे बाद में 30 ग्राम ही वाटर बना, इक्वल नहीं है, ये लॉ होल्ड नहीं कर रहा, नहीं ऐसे नहीं होता, समझ रहे हो। तो प्लस 20 ग्राम तुम्हारा कुछ बचा रह जाएगा। अब वो ऑक्सीजन बचे हाइड्रोजन बचे वो तुमको रेशियो से देखना होगा, आगे बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह होता है उससे डिसाइड करते हैं। प्लस 20 ग्राम कुछ तुम्हारा बचा रह जाएगा। और अभी के हिसाब से बोलो तो कौन बचेगा, अगर किसी को गेस आ रहा है तो बोलो तो 4 ग्राम लोगों को 32 ग्राम बनेगा, 4 ग्राम लोगों तो 32, ये 32 बनेगा, 32 बनेगा, 1 ग्राम लोगों तो 8, 10 ग्राम लोगों तो 80। ऑक्सीजन कम पड़ रहा, हाइड्रोजन बच जाएगा तुम्हारा, इसमें जो है ना बचेगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जस्ट सही बोल दे रहे हैं, बाद में सिखाएंगे ये चीज, जस्ट ध्यान रख लो ये चीज, कैसा नहीं होगा तुम उतना लिए हाइड्रोजन लिए 50 ग्राम ऑक्सीजन लिए 70 ग्राम तो 50 प्लस 70 वाटर बन जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। जस्ट बता दूं, चलो हो गया, लॉ होल्ड करेगा, लॉ गलत नहीं है। चलो दूसरा लॉ लिखो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये भी तुम लोग नाइन में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये क्या बोलता है उत्सव तुम बताओ, और ये लॉ तुमको पढ़ा हुआ है तो क्विकली, टाइम मत लो यार, मतलब अनम्यूट करो क्योंकि जो मन में आता है बोलो, गलत सही मैटर नहीं करता। बोलो उत्सव। पता नहीं सब लोग अनम्यूट कहीं भाग जाता है क्या सभी यार म्यूट करके ये लोग। उत्सव सुन पा रहे हो? चलो तो देखो इस लॉ का मतलब क्या है, कोई बताओ किसी को ध्यान में हो तो, 9th क्लास से। मतलब कोई भी एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है, मतलब कंपाउंड में कोई भी सेम नंबर एलिमेंट रहता है फिक्स रेशियो में, कहीं से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर तुम किसी भी कंपाउंड में बाय मास उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो ले रहे हो तो वो कहां से लियो उस पर डिपेंड नहीं कर, वो रेशियो हमेशा फिक्स होगा, ऑलवेज फिक्स होगा। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखना है तो स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइक हम लिखवाए हुए थे लास्ट टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the ratio of by mass, the ratio of constituent elements, the ratio of constituent elements in a compound ब्रैकेट लेना बाय मास, ये रेशियो बाय मास ले रहे हैं, इन ए कंपाउंड by mass always remains the same, always remains the same, always remains the same। ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, irrespective of the source, irrespective of the source, irrespective of the source, किस सोर्स से उसको ऑब्टेन कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का बाय मास जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जापान से पानी लाओ या इंडिया का पानी लाओ या कुआं से लो या नल से लो या कहीं से भी लो, मैटर नहीं करता, रेशियो सेम ही रहे। जाना पहचाना तुम लोग का लॉ है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, जस्ट बोलोगे तो यहाँ हल्का सा ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर कंपाउंड लेते हैं, वाटर, इसमें अगर हम तुझसे पूछे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बायमास रेशियो कितना, तो बोलोगे हाइड्रोजन का 2 एटम है तो उसका मोलर मास 2 ग्राम हो जाएगा, रेशियो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2, रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है मास, मोलर मास अगर बोले तो 16 ग्राम। तो अगर रेशियो की बात करते 1:8 आ रहा, यह रेशियो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, कहीं से भी पानी लो यह रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, तुमको जाना पहचाना है। अगला लॉ बोलो क्या बताए थे उस टाइम, देखो तो ऑर्डर में, अगला लॉ शायद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताए थे जी। चलो लिखो, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन करो कोई, किसी को अगर पढ़ा हुआ है तो। जैसे कोई एक एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा
होता है तो उसमें उसका हमारे एलिमेंट का कंपाउंड का रेशियो सिंपल और रेशियो क्लियर बोलो, बोलो सही, बट तुम एग्जैक्ट बोल नहीं रहे हो, उसका मतलब क्या है? तुम बोल रहे हो चलो ठीक है, तो तुम बोल रहे हो, मान लो तुम बोल रहे हो कि दो एलिमेंट मिलके एक से अधिक कंपाउंड बना रहा, ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल दो, फिर बात करेंगे हम लोग, एग्जांपल लेके बात करेंगे, फिर स्टेटमेंट को लेकर। जैसे CO2 और CO। CO2 CO, चलो दो कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन से मिला हुआ दो डिफरेंट कंपाउंड है, चलो ठीक है। अब ये लॉ क्या बोलता है? एक एलिमेंट दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है बना दिया, हम ठीक लोग दो कंपाउंड ले चुके, अब इसमें हम कैसे इस लॉ को चेक करें, अगर चेक करना है तो? मतलब ये जो O2 का और O का जो मास होगा ना उसका सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसका मास O2 फिक्स मतलब ही हम है क्या ले, कार्बन मास का। क्या ले, O2 मतलब O2 का मास लेना डबल, ऑक्सीजन का डबल 32। हाँ देखो, हाँ सही सही, तुम बोल सही रहो, बोल सही रहो। देखो है क्या, दो कंपाउंड ले लिए सेम एलिमेंट का, सेम तरह के एलिमेंट का, तुमको क्या करना है, ध्यान देना यहाँ पे। पहले कंपाउंड में देखो, कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के डबल यानी 32 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। जी और दूसरे कंपाउंड में देखे तो हम बोलेंगे 12 ग्राम कार्बन, एक ऑक्सीजन यानी उसका मोल के टर्म कन्वर्ट करो तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा। ये लॉ क्या बोलता है वो ध्यान देना। ये लॉ बोलता है किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, किसी एक एलिमेंट का, कार्बन का या ऑक्सीजन का, किसी एक का। तो अगर हम तुमसे बोले हमें ऑक्सीजन का मास, यहाँ से देखो तो कार्बन का मास ऑलरेडी फिक्स है। जी अगर सेम नहीं होता, मान लो ये सी था, यहाँ पे C2 जैसा कुछ फॉर्मूला होता, तो फिर तुमको सेम करना होता, यूनिट मीटर लगा करके। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे वैसा, यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, 12 ग्राम कार्बन फिक्स है, तो वही लाइन लिखा होता, फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट। एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है दोनों कंपाउंड में, और तब उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास है इसमें और इसमें, उसका जो रेशियो लोगे तो वह रेशियो होल नंबर रेशियो होगा, पूरा पूरा कट रहा होगा। तो देखो 32 है और यहाँ पे 16 है, रेशियो लोगे तो 2:1 आ रहा है, जो कि होल नंबर रेशियो है। तो एक एलिमेंट का मास तुम्हें फिक्स करना है, कार्बन का करो या ऑक्सीजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को तुम अगर बोलोगे भैया हमको कार्बन को फिक्स नहीं करना, हमको ऑक्सीजन फिक्स करना, करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करते हैं जस्ट हम लोग छोटी सी, देखो। सब आ जाएगा 1:2। हाँ बिल्कुल सही जो भी है, बट रेशियो सेम आएगा, मतलब होल नंबर रेशियो आएगा। देखो ऐसे हम बोले, चलो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सेम करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 32, इसमें भी 32 बनाना, तो भाई यूनिट मीटर लगाओ, अगर ये 32 होगा तो ये कितना होगा, 24। लिख लो यहाँ पे 24 का ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 32 ग्राम ऑक्सीजन, वही आम का दाम अप्रोच यूनिट मीटर, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब लो 32 सेम हो गया। अब देखो कार्बन का ले लो रेशियो 12 रेशियो 24, 1:2 होल नंबर रेशियो आ रहा है, समझ रहे हो? तो यही है इसका मतलब, किसी एक एलिमेंट का। तो वही देखो लैंग्वेज में, देखो एनसीईआरटी के लैंग्वेज देखो, देखो तो पढ़ो एक बार कोई, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, the masses of one element that combine with a fixed mass, देखो with a fixed mass of the other element। अब वो अदर कोई भी हो सकता है ना, कोई अदर बोल देगा ऑक्सीजन को, कोई अदर बोल देगा कार्बन को, उसका अगर फिक्स्ड मास ले रहे हो तो वो जो पहले एलिमेंट का जो रेशियो आ रहा मास का, आर इन द रेशियो पे स्मॉल होल नंबर्स। जी ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, लिखा हुआ है में कंप्लीटली, खुद से भी लिख सकते हो उसी चीज को अपने लैंग्वेज में भी, और फिर ये एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक लोगो लिखा हुआ रहता। चलो ये तुम्हारा हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और बताए थे हम जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पुराने बुक में एनसीईआरटी में दिए हुआ था, अब हटा दिया गया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के लिए जान लो तो कोई खराब नहीं है, बट पूछा नहीं जाता उसको बहुत ज्यादा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो अगला हेडिंग डाल सकते हो 4th नंबर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, प्रदीप वगैरह का बुक हो तो उसमें देखना, उसमें दिया होगा, या कोई भी बुक हो दूसरा, तो हमको फुल लगता है मिलेगा तुमको उसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखा होगा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं।
चौथा है। ये सबसे पहले बोलते थे कोई सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोलो कंपटीशन में आता है, ये सब पोर्शन से क्वेश्चन नहीं बनता। ये जस्ट समझ रहे हो कि मतलब नॉलेज की हमको पता है क्या ये क्या क्या होता है मतलब, पर एग्जाम में तुम ये सब को ध्यान नहीं भी रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता है आजकल के कंपटीशन में। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये बहुत लोग भूल गया होगा क्योंकि हम भी इसको अक्सर भूल जाया करते हैं। लॉ ऐसा है, उल्टा है, ठीक है। इसको ध्यान है तो बोलो जो लोग पढ़े हुआ था उस टाइम हमसे। When two elements combine separately with a fixed mass of third element, हाँ then the ratio of masses in which they do so bears a simple whole number ratio to the चलो ठीक ratio है, of mass in which चलो themselves ये combine. ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या हो ये भी बता दो। ये तो होगा कि बोर्ड में ऐसे लिखे आएंगे तो नंबर मिल जाएगा खूब भर के, ठीक है, बट मतलब बताओ बोर्ड में तो यही लिख के आना होता है हमारे नंबर। हम बोलो। कार्बन और सल्फर को दो हम लेते हैं एलिमेंट, हाँ तो और मतलब कार्बन डाई सल्फाइड एक कंपाउंड बनता है, होपफुली पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बिल्कुल सही। हालांकि इसको हम कल वापस से डिटेल लिखवाएंगे। देखो ये बोलता है क्या समझ, देखो है क्या, देखो पिछला लॉ और इस लॉ में क्या डिफरेंस है उस पर देखो। इन दोनों में क्या, इसमें भी दो कंपाउंड ले रहे हो, इसमें भी दो कंपाउंड ले रहे हो, बस इसमें जो दो कंपाउंड ले रहे हो ना उसमें एक ही एलिमेंट कॉमन है, कार्बन कार्बन कॉमन। इसमें दोनों का दोनों कॉमन था, कार्बन भी कॉमन ऑक्सीजन भी कॉमन। यहाँ पे क्या है, कार्बन फिक्स है, एक बार कार्बन के साथ सल्फर रिएक्ट किया, कार्बन के लिए गेस्ट का काम सल्फर कर रहा है पहले कंपाउंड में, और दूसरे कंपाउंड में कार्बन के लिए गेस्ट का काम कर रहा है ऑक्सीजन। ये लॉ क्या बोलता है, जो गेस्ट नया आया ना, ये गेस्ट मान लो सल्फर को और ऑक्सीजन को, ठीक है, ये गेस्ट हो गया सल्फर और ऑक्सीजन। इन दोनों को साइड करो और कार्बन का कोई एक अमाउंट फिक्स कर लो, कार्बन का कोई एक अमाउंट फिक्स कर लो। तुम अपने मन में क्या, कार्बन में 12 ग्राम लेना है या 20 ग्राम लेना है, कोई फिक्स मास, उसके साथ मान लो यहाँ पे यूनिट लगाओगे कार्बन के 12 ग्राम के साथ सल्फर का कोई अमाउंट, जैसे देखो मैं यहाँ लिख के बताते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। पहले में लिखेंगे 12 ग्राम, सॉरी पहले में लिखेंगे 12 ग्राम, इसको साइड करते हैं इधर, कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन जो है वो सल्फर के डबल के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितने के साथ, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, बट यहाँ पे डबल है तो 64 ग्राम सल्फर, 12 ग्राम कार्बन है। दूसरे में देखो 12 ग्राम कार्बन किसी तरह रिएक्ट कर रहा है 2 ग्राम ऑक्सीजन। ये क्या बोलता है, जो कॉमन एलिमेंट था उसका अगर मास फिक्स कर दो, हालांकि यहाँ फिक्स आ रहा है, वैसे एग्जांपल ही लियो 12-12 आ रहा है, तो जो दोनों गेस्ट आ रहा था ना उनके मास का अगर रेशियो लोगे 64:32 तो एक दूसरे का मल्टीपल होगा, यानी कट के होल नंबर रेशियो आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होता, मान लो 12 ग्राम आता और यहाँ पे 24 ग्राम आता, तो पहले इसको सेम बनाना पड़ता। मान लो सपोज बाय द वे यहाँ पे 24 आता, तुम इसको भी 24 बनाते डबल करके, 12 दूनी 24 और इसका डबल कर देते 128 और फिर 128 के साथ काम करते। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली सेम आ रहा है, करना नहीं पड़ रहा है सेम, समझ रहे हो, तो सिमिलर इसके जैसा ही कुछ है, बट यही है कि इसमें दोनों कंपाउंड में एक ही एलिमेंट कॉमन और यहाँ पे दोनों कॉमन, ठीक है। यही है तुम्हारा ये लॉ, ठीक है, ये तुम्हारा लॉ। लिखना स्टेटमेंट तो लिख लो, स्टेटमेंट कर लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, if two elements A and B, two elements A and B, if two elements A and B combine separately with a third element C, combine separately with a third element C, A और B दो एलिमेंट है, वो किसी थर्ड कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे C का काम करेगा कार्बन, उसके साथ A भी रिएक्ट किया कार्बन के साथ और फिर B भी रिएक्ट किया, दोनों अलग अलग अपना कंपाउंड बना दिया, जिन दोनों में कॉमन का काम कौन कर रहा है, C, थर्ड एलिमेंट C। then the ratio
then the ratio of masses of then the ratio of masses of A and B, then the ratio of masses of A and B which combine with a fixed mass of third element C, यानी ए और बी के उस मासेस का रेशियो जो सी के किसी फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा, the fixed mass of third element C are in a whole number ratio, ये जो रेशियो लोग ए और बी के मासेस का जो सी के किसी फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है, वह रेशियो तुम्हें होल नंबर जैसा कुछ मिलेगा। एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक और लॉ है जो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, कल एक्सप्लेन करेंगे उसको। बुक से एक बार पढ़ के आना तुम लोग एनसीईआरटी से। अगेन बोल दे ये लॉ सब अभी फर्स्ट क्या भैया देखो, पहला बात ये समझ लो, ये लॉ का बता देते हैं। ये लॉ बोलो नहीं बोलिए। ये लॉ का कोई ऐसा नहीं 100% सही होगा, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा एग्जांपल खुद से जनरेट कर सकते, जहाँ पे फेल होता हुआ दिखेगा डेसिमल में आएगा। तो ये मत सोचना कि मतलब ये मतलब रामबाण है मैथ जैसा कि बोल दिए थ्योरम सही है तो सही है, केमिस्ट्री है तो इसका तो मतलब औकात भी केमिस्ट्री जैसा ही रहेगा। तो ये मत सोचना कि बोल दिए तो हमेशा ही सही होगा, ऐसा बनाया जा सकता है कंपाउंड का पेयर। तुम खुद से भी सोचोगे कहीं ऐसा हो रहा होगा जो देखोगे तो ये सिंपल रेशियो में नहीं आएगा। मुझे इस टाइम ये बात बोले हुए जनरल है, मतलब ये सब ठीक है, ये लॉ जो जनरल है, ठीक है, ये लॉ जनरल है। मेन बोलो तो स्टार्टिंग के दो लॉ पढ़े हो ना, लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ वो क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन। वो दोनों लॉ ऐसा तो मतलब 100% सही है, बाकी इधर वाले लॉ में गारंटी नहीं है। तुम एग्जांपल वैसा लेके आ सकते हो, एक्सेप्शनल एग्जांपल जहां पे फेल होता हुआ दिख रहा हो, ये पहले ही बोल देते। तुम लोग बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या? बोलो कुछ बोल रहे थे? तो ये ध्यान रखना, मुझ टाइम भी बोले हुए थे, ठीक है। एग्जांपल चेंज करोगे तो वैसा लिया जा सकता है पेयर जहाँ पे फेल हो रहा होगा। तो वो केमिस्ट्री का यही ब्यूटी है, केमिस्ट्री का ब्यूटी यही है। चलो ठीक है, तो ये भी हम लोग कर लिया। अगला पांचवा लॉ हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम ऐसा दे रखा है एनसीईआरटी में, देख लो और बुक है सामने। तो गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और इसको पढ़ना और ये कल हम लोग करेंगे। और फिर कल देखेंगे ये जो भी आया था ना क्वेश्चन कि मोल कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसको किसी रिएक्शन पे कैसे अप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं रिएक्शन स्टोइकोमेट्री, जिसपे क्वेश्चन वगैरह आता है जनरली कंपटीशन। जनरली एलिमेंट पे एटम पे नहीं आता, बहुत कम ही आता है पुराने समय। अब के समय जो आता है ना, रिएक्शन देके मोल कंसेप्ट तुमको लगवाएगा और क्वेश्चन आता है। जो पढ़े हो उसको रिएक्शन पे कैसे अप्लाई करना है, तो कल हम ये पढ़ लेंगे गैस वाला लॉ, और चले जाएंगे रिएक्शन पे कैसे मोल कंसेप्ट को अप्लाई करें उसके लिए, और उसके बाद पढ़ेंगे वो सब कंसंट्रेशन टर्म। लास्ट टाइम भी मेरा ऑर्डर यही रहा था, रिएक्शन पे कैसे मोल लगाएंगे और फिर जाएंगे कंसंट्रेशन टर्म। क्योंकि हम लोग मोल अभी पढ़े हैं, सबको पता है, तो उसको अप्लाई कैसे करें रिएक्शन पे ये भी सीख लेंगे इसी के साथ साथ, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कल का प्लान है जाके लॉ पढ़ना, और थोड़ा बहुत हो तो देख सकते हो बुक से खुद से भी कि रिएक्शन पे कैसे लगाते हैं। है वही चीज, यूनिटरी मेथड ही पहले बोल देते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना वही लगाएंगे, क्वेश्चन सारा सॉल्व होगा। और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए वो तुम लोग सॉल्व करना। अभी तो सॉल्व नहीं करना, अभी तो नहीं हो पाएगा, कल के लेक्चर के बाद सॉल्व हो जाएगा बाकी सारा क्वेश्चन उस पीडीएफ का जो हम शेयर किए हुए थे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी कुछ तुम लोग कोई डाउट है तो पूछो। हाँ।